Hello students, how are you? I hope that you will be fine. I am Ruby Tiwari. I am the student of class 12. तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने साइंस का पहला लेक्चर देखा और काफ़ी स्नेह और प्यार दिया, और अब आपसे मेरी यही आशा है कि आप अपने प्यार को इस वीडियो पर भी बनाए रखिएगा। तो आज हम साइंस का दूसरा लेक्चर देंगे आपको। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, या अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं आप तो प्लीज़ आप कॉल करके बता सकते हैं। हमारा नंबर है, मतलब हमारे सर का नंबर है 9838772230। आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। और हमारे सर के द्वारा जो शिक्षा का मुहिम चलाया जा रहा है वो काफ़ी हद तक प्रयासरत रहा है, बहुत प्रोग्रेस हुआ है। और आप लोग देख रहे हैं कि मैं कई दिनों से फेसबुक पर भी लाइव आ रही हूँ और आपको काफ़ी चीज़ें समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ। मैं उस पर 9th की क्लास भी दी हूँ, 10th की साइंस की भी क्लास दी हूँ और फर्स्ट ईयर की भी फिजिक्स मैंने पढ़ाई है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो फिर मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, या अगर कोई चीज़ जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हम लाइव में आते हैं, फेसबुक पर लाइव आते हैं, आप वहाँ पूछ सकते हैं। और आपसे मेरा ये भी आग्रह है कि प्लीज़ आप जो हमारे सर के द्वारा जो चैनल क्रिएट किया गया है स्कॉलर विद शिवाकांत, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ना सब्सक्राइब किए हों, और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे पढ़ सकें। क्योंकि ये लॉकडाउन तो बहुत ज़्यादा समय तक रहेगा, क्योंकि अभी देखिए आप देख ही रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस सारी चीज़ें बंद हैं, अभी खुल भी नहीं पाएंगी, तो इसलिए आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से ही पढ़ाई करिए। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था, गति पढ़ा था। गति हमारा चैप्टर का नाम है और गति हम लोगों ने जानी थी। फिर हमने गति अवस्था जाना था, विराम अवस्था जाना था, गति के प्रकार हमने पढ़ा था। अगर आप लोगों ने साइंस की पहली लेक्चर नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसे जाकर के देख लीजिए, फिर दूसरा लेक्चर देखिए। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और उसमें तो हमने पढ़ाया था गति के प्रकार। गति के प्रकार में एक गति बच रही थी घूर्णन गति अथवा वक्र रेखीय गति। तो आइए जानते हैं घूर्णन गति अथवा वक्र रेखीय गति किसे कहते हैं। तो घूर्णन गति क्या होता है या वक्र रेखीय गति क्या होती है, आइए देखते हैं। घूर्णन गति अथवा वक्र रेखीय गति यानी कि ऐसी वस्तु की गति जो एक वक्र रेखा में गति करती है उसे हम घूर्णन गति अथवा वक्र रेखीय गति कहते हैं। ऐसी वस्तु की गति जो एक वक्र रेखा में गति करती है उसे हम वक्र रेखीय गति या घूर्णन गति कहते हैं। यानी कि जो एक वक्र रेखा में गति करे, ऐसे वक्र रेखा में गति करे उसे हम घूर्णन गति अथवा वक्र रेखीय गति कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा घूमते हुए लट्टू की गति, वो किस प्रकार की गति आपकी, वक्र रेखीय गति या घूर्णन गति। तो आइए देखते हैं बोर्ड पर घूर्णन गति की डिफिनीशन। घूर्णन अथवा वक्र रेखीय गति यानी कि ऐसी वस्तु की गति जो एक वक्र रेखा में गति करती है वक्र रेखीय अथवा घूर्णन गति कहलाती है। जैसे घूमते हुए लट्टू की गति। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ये जान गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अदिश एवं सदिश राशियाँ। तो उसमें पहले हम पढ़ेंगे अदिश राशियाँ। तो अदिश राशियाँ क्या होती, आइए जानें। तो जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे चाल हुआ, दूरी हुआ, समय हुआ, ये सब आपके क्या हैं, अदिश राशियाँ हैं। और इन्हें मात्रात्मक संख्यात्मक मान द्वारा व्यक्त किया जाता है। इन्हें हम गणित के साधारण नियमों के द्वारा जोड़ घटा सकते हैं। आइए देखते हैं बोर्ड पर इसकी डिफिनीशन।
राशियां, स्केलर क्वांटिटीज जिसको बोलते हैं, ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे समय हुआ, दूरी हुआ, चाल हुआ, द्रव्यमान हुआ आदि। अब नोट में देखेंगे, इन्हें केवल संख्यात्मक मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे समय को हम स्मॉल टी से, द्रव्यमान को स्मॉल एम से, ऐसी कई राशियां हैं जिन्हें हम ऐसे व्यक्त करते हैं। फिर है, इन्हें गणित के साधारण नियमों के द्वारा जोड़ा, घटाया, गुणा एवं भाग किया जा सकता है। अब साधारण योग का नियम क्या है वो हम क्लास 11 में पढ़ेंगे। सर आपको उसकी टॉपिक उपलब्ध करवाएंगे, तो हम आपको सूचित कर देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, सदिश राशियां क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं सदिश राशियां क्या होती हैं। तो ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। परिमाण से मतलब यहाँ क्या है? परिमाण मतलब ये होता है कि किसी राशि का संख्यात्मक मान ही उसका परिमाण कहलाता है। किसी राशि का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वही उसका परिमाण कहलाता है। और जो सदिश राशियां होती हैं, इन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। मतलब इन्हें अगर सदिश राशि को आपको व्यक्त करना है तो परिमाण के साथ साथ दिशा का भी उल्लेख करना अनिवार्य होगा। और सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए इनके ऊपर हम एक वेक्टर लगाते हैं, जिसे ये जो तीर है इसी को वेक्टर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए बल है, तो बल को हम प्रदर्शित करेंगे तो यफ लिखेंगे और उसके ऊपर एक वेक्टर लगाएंगे, तीर लगाएंगे, उसे वेक्टर कहते हैं। तो बल को हम इस तरह पर, जैसे संवेग है मान लीजिए, तो पी से इसके ऊपर वेक्टर लगा करके, तो इस प्रकार सदिश राशियों को निरूपित किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति से कहें कि आप इस पत्थर को उठाने के लिए 10 न्यूटन का बल लगाइए, तो हमारा जो कथन है वो अपूर्ण है, क्योंकि हमें उस व्यक्ति से कहना होगा कि आप इस पत्थर को उठाने के लिए 10 न्यूटन का बल ऊपर की ओर लगाइए। तो मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए इसकी डिफिनीशन बोर्ड पर देखते हैं। तो सदिश राशियां यानी कि ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे बल हुआ, वेग हुआ, विस्थापन हुआ, त्वरण हुआ, संवेग आदि। अब नोट में आपको कुछ बातें बताई गई हैं। सदिश राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा का भी उल्लेख करना अनिवार्य होता है। जैसे मान लीजिए हम किसी व्यक्ति से कहें कि आप इस पत्थर को उठाने के लिए 10 न्यूटन का बल लगाइए, तो हमारा ये कथन अब भी आधा ही है, मतलब हमने पूरी बातें नहीं कही है। हमें उससे कहना होगा कि आप इस पत्थर को उठाने के लिए 10 न्यूटन का बल ऊपर की ओर लगाइए। फिर इन्हें व्यक्त करने के लिए इनके ऊपर तीर लगाते हैं, जिसे हम वेक्टर बोलते हैं। जैसे अगर बल को हमें दर्शाना होगा तो हम वेक्टर यफ लिखेंगे, उसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे, तीर लगाएंगे, यही क्या होगा आपका, इसी को वेक्टर बोलेंगे। और जो ये तीर के नोक की दिशा होगी, तो सदिश राशियों को हम व्यक्त करने के लिए इनके ऊपर वेक्टर लगाते हैं। जैसे बल को हम यफ लिखें, अब उसके ऊपर वेक्टर लगाए, तो जो ये वेक्टर की जो तीर का नोक है वो तो उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है, लेकिन जो इसकी लंबाई है वो उसके परिमाण को प्रदर्शित करता है। तो मैं आशा कर रही हूँ कि आप सदिश एवं अदिश राशियां जान गए होंगे। अब अगर आपको सदिश एवं अदिश राशियों में अंतर लिखना हो तो अदिश एवं सदिश राशियों में क्या अंतर है देखें। तो आप जान पाए कि अदिश राशियां क्या होती हैं और सदिश राशियां। तो अदिश राशियां यानी कि ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, वो आपकी अदिश राशियां हो गई। सदिश राशियां ऐसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियों को गणित के साधारण नियमों के द्वारा जोड़ा घटाया जा सकता है, लेकिन सदिश राशियों को गणित के साधारण नियमों के द्वारा जोड़ा अथवा घटाया नहीं जा सकता है। जो अदिश राशियां होती हैं उन्हें हम एक संख्यात्मक मान द्वारा, जैसे समय को t से प्रदर्शित किया जा सकता है, लेकिन जो सदिश राशियां होती हैं उन्हें व्यक्त करने के लिए हम उनके ऊपर वेक्टर लगाते हैं। तो आप लोग के लिए एक होमवर्क है कि आप लोग सदिश एवं अदिश राशियों में अंतर खुद से
लिख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है दूरी तथा विस्थापन, यानी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें हम पहला जानेंगे कि दूरी क्या होती है। कहते नहीं है कि हमने 20 किलोमीटर दूरी तय की, हमने 2 किलोमीटर दूरी तय की, हम इतनी दूरी चल कर आए हैं, 20 किलोमीटर दूरी या 40 किलोमीटर दूरी तय करके आए हैं। तो आइए जानते हैं कि दूरी है क्या। तो समझने का प्रयास करेंगे। दूरी की यानी कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को, रास्ते की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी जो है वो आपकी अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। और जो दूरी का मात्रक SI मात्रक होता है वो मीटर होता है, लेकिन CGS मात्रक सेंटीमीटर होता है। आइए देखते हैं दूरी की डिफिनीशन बोर्ड पे। तो दूरी क्या होती है? यानी कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। दूरी का जो SI मात्रक होता है मीटर होता है, CGS पद्धति में जो मात्रक होता है सेंटीमीटर होता है। ये एक अदिश राशि है, दूरी सदैव धनात्मक होती है। विस्थापन क्या होता है? यानी कि डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं। तो विस्थापन क्या है? किसी गतिमान वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन जो है वो सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा कि किसी व्यक्ति का जो घर है वो ऑफिस से 2 किलोमीटर है। किसी व्यक्ति का घर ऑफिस से 2 किलोमीटर है। व्यक्ति जो है वो घर से ऑफिस जाता है और ऑफिस से फिर घर को जाता है। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी और विस्थापन बताइए। तो देखिए, व्यक्ति का जो घर है वो ऑफिस से 2 किलोमीटर है और व्यक्ति जो है वो ऑफिस से घर जाता है, घर से ऑफिस जाता है। तो 2 किलोमीटर गया, व्यक्ति ऑफिस से घर गया 2 किलोमीटर और फिर 2 किलोमीटर क्या आया, घर ऑफिस से घर आया 2 किलोमीटर। तो उसके द्वारा जो तय की गई दूरी हुई वो 2 और 2 4 किलोमीटर हुई। लेकिन जो उसके द्वारा विस्थापन हुआ वो क्या हुआ? 0 हुआ। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों में कोई अंतर नहीं आया। तो मैं आशा कर रही हूँ कि आप विस्थापन समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं इसके डिफिनीशन बोर्ड पे। तो देखते हैं विस्थापन की डिफिनीशन, यानी कि किसी गतिमान वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी कि कम से कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि है, इसका जो मात्रक होता है मीटर होता है। और दूरी आपकी क्या थी? सदैव धनात्मक होती थी, लेकिन जो विस्थापन है वो चूंकि सदिश राशि है, इस कारण धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एक छात्र है, उसके जो घर की विद्यालय से दूरी है वो 5 किलोमीटर है। छात्र घर से विद्यालय जाता है और विद्यालय से फिर घर आता है। छात्र जो है वो घर से विद्यालय गया, विद्यालय से घर आता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल विस्थापन। तो देखिए, छात्र जो है, मान लीजिए यहाँ छात्र है और छात्र घर से विद्यालय गया। छात्र का जो ये मान लीजिए छात्र का घर है और ये क्या है? विद्यालय है। तो छात्र घर से विद्यालय गया कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर घर से गया और विद्यालय से घर आया कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। तो कह रहे हैं कि इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो देखिए 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर आया, तय की गई दूरी कितनी हुई? 10 किलोमीटर। और विस्थापन क्या हुआ? 5 किलोमीटर गया और 5 किलोमीटर आ गया। व्यक्ति की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए विस्थापन 0 होगा। अब एक एग्जाम्पल लेकर और समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कहा जाए कि एक व्यक्ति बिंदु
बिंदु बी तक 3 किलोमीटर जाता है। एक वेक्टर है वो ए से बी तक 3 किलोमीटर गया, फिर पुनः बी से बिंदु सी तक 4 किलोमीटर गया, मान लीजिए सी। तो बताइए उसके द्वारा विस्थापन कितना होगा। तो देखिए 3 इधर गया ए से बी तक और 4 इधर, तो वैसे अगर जोड़े तो 4 और 3 7, लेकिन एक व्यक्त है ए से बी तक 3 किलोमीटर जाता है, बी से सी तक 4 किलोमीटर जाता है, तो आपको बताना है विस्थापन कितना होगा। तो देखिए 3 गया 4 और 3 इधर गया 4 इधर, अगर वैसे देखा जाए तो दूरी कितनी होगी आपकी 7 होगी, लेकिन आपको कम से कम दूरी बतानी है। कितनी दूरी बतानी है? कम से कम दूरी, क्योंकि किसी गतिमान की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वही विस्थापन होगी। तो देखिए न्यूनतम दूरी यहाँ कितनी है, ये 7 है। कि अगर वैसे देखें तो यहाँ से मान लीजिए आपको ये दूरी निकालनी है, तो ये आपका बना है कितना, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो है क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब देखिए 3 ये हुआ, 3 का स्क्वायर प्लस आधार, तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब 4 और आधार 3, यानी कि 4 चौक 16 और प्लस 9 यानी कि 25। तो देखिए कर्ण हमारा AC ही तो है, तो AC स्क्वायर बराबर 25, तो AC बराबर √25, यानी कि आया कितना, 5 आया। अब देखिए 5 कम है कि 7 कम था, कौन सी न्यूनतम दूरी, 5 ना, तो इसलिए उसका जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, 5 किलोमीटर। तो आप लोग समझ गए होंगे विस्थापन और दूरी। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आप लोग के लिए होमवर्क है, नेक्स्ट टॉपिक से पहले आप लोग के लिए एक होमवर्क है कि आप लोग दूरी और विस्थापन में अंतर स्वयं लिखिएगा, क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं एक समान गति तथा असमान गति। तो एक समान गति क्या है, आइए जानते हैं। तो यानी कि एक समान गति क्या है, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समयांतरालों में समान दूरियां तय करे तो आपकी वो वही क्या, एक समान गति। जैसे मान लीजिए आप पहले घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तय करते हैं और दूसरे घंटे में आप क्या करते हैं, 20 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। तो देखिए यहाँ समय तो आपका समान है, लेकिन दूरियां समान है, नहीं समान है, इसलिए एक समान गति। मान लीजिए आप पहले घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करते हैं और दूसरे घंटे में भी क्या करते हैं, 40 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ आपकी दूरियां क्या है, समान है। तो इस प्रकार से ये कौन सी गति हुई, एक समान गति। अब असमान गति क्या है, यानी कि यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। आइए देखते हैं इसकी डिफिनीशन बोर्ड पे। तो आइए देखते हैं एक समान और असमान गति की डिफिनीशन बोर्ड पे। तो एक समान गति क्या है, जैसा कि लिखा है, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समयांतरालों में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। जैसे मान लीजिए आप पहले घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तय करते हैं और दूसरे घंटे में भी आप 10 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, तो आपकी जो गति हुई वो कौन सी गति हुई, एक समान गति। अब देखेंगे असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति को यूनिफॉर्म मोशन और असमान गति को नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो असमान गति क्या है, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समयांतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। जैसे आप पहले घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, तीसरे घंटे में 45 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, तो जो आपकी गति हुई वो असमान गति हुई। इसके लिए बस इतना ही। अगली टॉपिक हम अगले क्लास में देखेंगे, लेकिन आप लोगों से मेरा एक आग्रह है कि आप अगर इस YouTube चैनल यानी स्कॉलर विद शिवाकांत को ना सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके, क्योंकि इस समय जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो बंद है, इसलिए आपको